हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉवरेन आईएएस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। कुछ एमएसपी कैसे दिया जाता है, कुछ फूड सिक्योरिटी की स्कीम और रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, जो भी रेवोल्यूशन आते हैं एमसीक्यू में, उसको हम बात करने वाले हैं। और जो पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट डिटेल वाइज विद पीडीएफ विद पीवाईक्यू सब कुछ हम कवर करते जा रहे हैं। और हमने ये स्टार्टिंग की थी जर्नी अप्रैल से। अब हम एकदम लास्ट की तरफ पड़ गए हैं और हम 1 सितंबर से अब हम अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। डेली टारगेट्स और डेली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। अब तक हमने जो सब्जेक्ट कवर कर रखा है वो पॉलिटी कर लिया है, हिस्ट्री कर लिया है, हिस्ट्री के सारे पार्ट कर लिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी में हमने कंप्लीट किया था पहले फिजिकल ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी किया। उसके बाद हमने यूपी स्पेशल की ज्योग्राफी पूरी डिटेल में कंप्लीट की। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था। इन्वायरमेंट में कुछ लेक्चर्स रह गए हैं, बाकी वो लेक्चर्स थ्रू आउट द सेशन इस सितंबर में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था साइंस। साइंस में 2 लेक्चर बच गए हैं, 11 लेक्चर हो चुके हैं और इस 11 लेक्चर में पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट हो चुकी है विथ पीवाईक्यू ऑफ यूपीपीएससी प्रीलिम्स टिल 2025। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी भी आपकी 31 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी और 1 तारीख से हम करेंट अफेयर, जैसा कि वीडियो में अनाउंस किया था, करेंट अफेयर की स्ट्रेटजी क्या क्या हमारा प्लानिंग रहने वाला है, वो सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, और ये है डे 9 ऑफ इकोनॉमी सेशन से। टारगेट से 3 दिन में पीछे चल रहा हूँ। आई होप आप लोगों का आज का 12वां दिन है। 12वां दिन है यानी कि आज है अगस्त। ये टारगेट लास्ट मंथ के थे, लेकिन आपको क्या करना है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको टारगेट दे दिए गए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर ओवरव्यू, कुछ शेयर इन जीडीपी। उसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट शेयर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग सीजन, एमएसपी, ग्रीन रिवोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, राइट, एपीएफसी, ई नैम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पीएम किसान। मोस्टली ये किसके लिए होता है, मेंस के लिए होता है, बट इसकी भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे। ऑलराइट, ओके। तो अब हम आते हैं आज के पे कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन क्या हुआ वो पढ़ेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ब्लू, ग्रे, गोल्डन, सिल्वर, पिंक और कुछ जो उनको बनाए। एमएसपी के मैकेनिज्म्स, राइट, कैबिनेट अप्रूव करता है, राइट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर हम बात करेंगे एपीएमसी, मार्केटिंग स्कीम, फूड सिक्योरिटी के कुछ बिल्स, एग्रीकल्चरल स्कीम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो पहले हम आते हैं अपने बेसिक चीज़ पे कि रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, कौन सा सेक्टर इसको टारगेट करता है और कौन इसको बनाया था। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद था कि हमें फूड सिक्योरिटी होना है, हमारे देश में जो फूड है उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना है। तो इसमें हमने मोस्टली किया था राइस और वीट का। इसके जो प्रोपाउंडर थे, आर्किटेक्ट थे इंडिया में, वो कौन थे, एमएस स्वामीनाथन इंडिया के थे और नॉर्मन बोरलॉग थे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, टारगेट क्या था कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और इरिगेशन बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। और ये शुरू हुआ था 1960s में, स्टार्टिंग के 1960s में। फिर वाइट रिवोल्यूशन आता है। वाइट रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाइट रिवोल्यूशन किस में आता है, मिल्क प्रोडक्शन में, राइट, जिसमें ऑपरेशन फ्लड के बाद, ऑपरेशन फ्लड से इसको शुरुआत किया गया था। इसके जो प्रोपाउंडर थे, आर्किटेक्ट थे, वो थे वर्गीस कुरियन। अमूल कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। अमूल जो कोऑपरेटिव मॉडल पे काम करता है, कोऑपरेटिव मॉडल कैसे वर्क करता है आगे पढ़ेंगे कि जो अमूल कोऑपरेटिव है ये क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। ब्लू रिवोल्यूशन, फिशरीज में यानी कि एक्वाकल्चर। इसके जो प्रोपाउंडर थे, की आर्किटेक्ट थे, वो कौन है, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णा। इनलैंड एंड मरीन फिश प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरीन फिश प्रोडक्शन ही होगा, इनलैंड यानी कि लेक वगैरह में जो फिश प्रोड्यूस करते हैं हम, उसकी भी बात इसमें की गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रे रेवोल्यूशन यानी कि फर्टिलाइज़र का यूज़, यानी कि हमें क्या करना है, फर्टिलाइज़र का, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज बढ़ाना है, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसके क्या है, ड्रॉबैक्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हनी।
इसके जो प्रोपाउंडर थे, आर्किटेक्ट थे, वो कौन थे? निर्भाग तुतेज। फोकस ऑन फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर की चीज़ें। सिल्वर प्रोडक्शन, सिल्वर प्रोडक्शन क्या है? एग, पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। इसकी जो प्रोपाउंडर थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। इंडिया बिकेम थर्ड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट है। पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो जिसमें मीट की भी बात हुई थी और ओनियन प्रोडक्शन की भी बात हुई थी, कौन थे ये? दुर्गेश पटेल। इंडिया बिकेम टॉप ओनियन प्रोडक्शन, दुनिया में सबसे ज़्यादा ओनियन कौन एक्सपोर्ट करता है? तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। येलो रेवोल्यूशन, जिसमें हम बात करते हैं किसकी? ऑयल सीड की प्रोडक्शन की, जिसमें क्या है? इसके कौन प्रोपाउंडर थे, आर्किटेक्ट थे? सैम पिट्रोडा। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स, हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? येलो रिवोल्यूशन से हमें वो इंपोर्ट कम करना है और हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। ठीक है, ओके, तो ये रही। अब देखते हैं हम एमएसपी के बारे में कि एमएसपी कौन देता है, एमएसपी होती क्या है और इसका जो कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि 800, 900, 866 ये एमएसपी ऐसे क्यों होने वाली है, मतलब कि इतनी ही क्यों होगी, इसके क्या मतलब कि ये है फॉर्मूला क्या है, उसकी हम बात देखते हैं। तो एमएसपी क्या होता है कि प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्राइस कैसेस। एमएसपी इंश्योर्स द फार्मर गेट मिनिमम गारंटी रिटर्न इवन व्हेन मार्केट प्राइसेस फॉल। अब देखिए एमएसपी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने तय कर दिया कि इस बार अभी धान की खेती हुई है, तो जो राइस की जो पैडी जो होगा, पैडी जो होगा इस साल 1000 रुपये, पैडी जो होगा वो 1000 रुपये कुंटल बिकेगा। ठीक है, 1000 रुपये कुंटल बिकेगा, यानी कि 100 किलो की वैल्यू, 100 किलो की वैल्यू यानी कि 10 रुपये किलो। ऐसे इतना नहीं होता है बट हाँ बता रहे हैं। तो सरकार ने तय कर दिया कि हाँ 10 रुपये। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो गया और मार्केट ने ये कहा कि इस बार धान की खेती बहुत अच्छी हुई है और हम क्या करेंगे, इस बार मार्केट में जो धान की जो मार्केट में प्राइस है वो है 8 रुपये किलो, 8 रुपये किलो। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने प्राइस पहले कितना तय कर दिया, खेती होने से पहले ही प्राइसें तय होते हैं, तो 10 रुपये किलो खेती में। तो लोग मार्केट में नहीं बेचेंगे, लोग कहेंगे कि चलो मैं सरकार ने 10 रुपये दे रही है तो हम सरकार को बेचेंगे, राइट। तो एमएसपी पे क्या कर दिया, एफसीआई प्रोक्योर करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे गांव से आप देखते होंगे कि लोग ट्रैक्टर पे ऐसे करके लेके जाते हैं, कुछ दूरी पे मंडी में जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि कम से कम उतना तो मिलेगा। अब देखिए मान लीजिए कि प्राइस मार्केट में उतना अच्छी नहीं हुई, पैदावार उतनी अच्छी नहीं हुई, तो पैदावार थोड़ी कम हुई तो मार्केट में जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम 10 रुपये में खरीदेंगे, उत्पादन बहुत अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो क्या हुआ, मार्केट में जो प्राइस है वो हो गई 12 रुपये, 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये हो गई। तो जो 12 रुपये होगी तो सरकार अब कहेगी, जो किसान है वो कहेंगे कि यार सरकार 10 रुपये दे रही है और ये जो प्राइवेट वाला है, जो मिल वाला है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 12 रुपये दूंगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बेच दूंगा। सरकार ये कहती है कि प्राइस क्रैश नहीं होगा, प्राइस अगर क्रैश होता है तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको अच्छी कीमत देंगे, ठीक है। ये बात है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। ऑलराइट, ओके। कि कौन रिकमेंड करता है, तो रिकमेंड करते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कौन अप्रूव करता है, तो ये करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। किसके द्वारा हेड किया जाता है, तो PM के द्वारा हेड किया जाता है। कितनी क्रॉप्स को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 23 क्रॉप्स को, राइट। 7 सीरियल्स हैं इसमें, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड हैं, 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन, कॉटन, जूट और कोपरा। जो शुगर केन को दिया जाता है, इसी का MSP का ही नाम है फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। जिसमें क्या होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस में क्या होता है कि मिल मालिकों को ये कहा जाता है कि आप क्या करिए, खरीदिए किसानों से, इस कीमत पे आप खरीदिए, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो सरकार उनको देती है। ऑलराइट, स्वामीनाथन ने फॉर्मूला क्या रखा था, स्वामीनाथन ने फॉर्मूला ये रखा था कि
एमएसपी जो होगा C2 प्लस 50% मार्जिन से होगा। यानी कि C2 क्या है, जितनी भी लागत हुई है उसमें, कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग लैंड रेंट एंड फैमिली लेबर। एक खेत को उगाने में, एक फसल को उगाने में क्या लगता है, इनपुट्स लगते हैं, जैसे लैंड, लेबर, लैंड हो गया, लेबर हो गया, और कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो कहना है, स्वामीनाथन ने फार्मूला दिया था कि क्या करना है कि इतना जो लगा, मान लीजिए कि इसका कॉस्ट लगा 100 रुपये, तो हम इस पर प्रॉफिट भी देंगे कितना, 50%। तो ये जो फार्मूला है ये होगा 150 रुपये, यानी कि हम 150 रुपये उस फसल पे क्या देंगे, एमएसपी देंगे, ठीक है। तो ये रहा C2 में क्या क्या आता है, कॉम्प्रहेंसिव, जो भी उसमें लागत लगी है, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है उसमें, लैंड का रेंट, अगर हम खेत है उसको हम अगर रेंट पे चढ़ाते हैं तो उससे कितना किराया मुझे मिलता, फैमिली इन्वॉल्व होती है लेबरर के रूप में, तो उसका भी किराया, ठीक है। अभी की पॉलिसी क्या है, अभी की पॉलिसी है 2018-19 से एमएसपी फिक्स होता है 1.5x पे, यानी कि 1.5 गुना फिक्स होता है, किसका, A2 ये वाला, फिर FL कॉस्ट नॉट C2 एज स्वामीनाथन रिकमेंडेड, स्वामीनाथन ने ये रिकमेंड किया था, लेकिन ये वाला C2 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। पैडी का एमएसपी 2018-19 में कितना था, 1750 रुपये, और ये क्या था, एक PYQ था, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है कि, यानी कि A2 प्लस FL 1.5% किसका होता है, 1.5 गुना A2 प्लस FL का, ठीक है। A2 क्या होता है, पेड आउट कॉस्ट, सीड, फर्टिलाइजर, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन चार्जेस सब हुआ, ये किस में आएगा, A2 में आएगा। FL में क्या आएगा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, जो फैमिली लेबर होता है, FL का मतलब फैमिली लेबर जो इन्वॉल्व होती है, उनकी भी तो कुछ वैल्यू है, अपने खेत में काम कर रहे हैं तो मजदूरी नहीं मिल रही, लेकिन कहीं और जाके काम करते तो क्या उनको मजदूरी मिलती है ना, तो उसकी कॉस्ट जोड़ी जाएगी। फिर C2 क्या है, C2 कॉम्प्रहेंसिव, जिसमें हम पूरी चीज़ें जोड़ लेते हैं, यानी कि C2, तो जो C2 है उस पर 1.5 गुना दिया जाता है क्या, MSP, ठीक है, ऑलराइट, ओके। MSP क्या है, लीगली गारंटी नहीं है, MSP इज नॉट लीगली गारंटेड, गवर्नमेंट अनाउंसेज MSP बट प्रोक्योरमेंट इज मेनली फॉर राइस एंड व्हीट थ्रू FCI, बहुत मेनली किससे होता है, राइस और व्हीट से होता है। अदर फॉर मोस्ट अदर क्रॉप्स फार्मर्स ऑफन सेल बिलो MSP इन ओपन मार्केट, और भी क्रॉप्स जो होते हैं जिन पे जो सरकार नहीं खरीदती है उनको क्या करते हैं, बहुत कम प्राइस पे बेचते हैं। अब देखिए इसकी एनालिसिस क्या हुई, इसकी एनालिसिस ये हुई कि लोगों को ये हो गया कि हमें क्या है, एक कीमत मिलेगी अच्छी, किस पे, राइस और व्हीट पे, ठीक है, राइस और व्हीट पे। सरकार ये चाहती है कि जो क्रॉप हो, जो खेती की क्रॉप हो, आज के हमारे डेट में क्या है, क्रॉप रोटेशन हम नहीं करते हैं, हम एक ही फसल बार बार उगाते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जा रही है, जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जा रही है। तो सरकार ये चाहती है कि क्या करें कि क्रॉप रोटेशन होता रहे। तो क्रॉप रोटेशन से फ़ायदा ये होगा कि एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, किस में, हम पल्सेस में नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है पल्सेस में, राइट, ऑयल सीड्स में होना है, सॉरी वर्ड इज़ नॉट वर्किंग, ओके, ऑयल सीड्स में होना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑयल सीड के साथ साथ बाकी और भी जो चीज़ें हैं उसमें भी हमें क्या होना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है, ठीक है। तो सरकार ये चाह रही है कि एक तरह से MSP को कम भी कर दिया जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं कर रही है। तो ये क्या होता है, एक तरह से पॉलिटिकल स्टैंड होता है, जिससे कि क्या होता है कि आपको वोट्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। CACP के बारे में देखो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के, तो ये क्या है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, कानून के द्वारा बनाई गई है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, राइट। ये MSP कंसीडर करती है, रेकमेंड करती है किसको, जो PM हेड करते हैं, क्या होती है वो, जो PM हेड करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, ठीक है, जिसमें क्या क्या ये करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखते हैं, डिमांड सप्लाई देखते हैं, मार्केट प्राइस का ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, फिर इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, जो साथ में और भी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, जैसे रबी में कुछ और क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, तो उनकी जो प्राइस है उसका क्या लेन देन है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, एग्रीकल्चर वर्सेज नॉन एग्रीकल्चर, रीनेम्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन इन 1985, इसका नाम क्या था, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, 1985 में चेंज करके क्या कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। और ये रिकमेंड करते हैं किसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड करते हैं PM साहब। तो फाइनली जो साइन होता है MSP पे, हर साल की MSP कितना हम देंगे, वो क्या होता है, किसके द्वारा डिसाइड होता है, PM के द्वारा,
ठीक है, ऑलराइट। फिर देखते हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है और जो रिफॉर्म्स हैं, जो एपीएमसी मंडी वगैरह है जो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, जिसमें क्या होता है कि आप फार्मर क्या करें, जो अपनी खेती की जो उपजाऊ हुई है, जो भी उत्पादन हुआ है, आप लेके कहाँ जाएं, मंडी में लेके जाएं। मंडी में ले जाएंगे तो सरकार आपसे खरीदेगी। लेकिन मंडीज़ का क्या हाल है, अगर आप यूपी में हैं तो मंडीज़ अब बहुत अच्छी अच्छी मंडीज़ बनी हैं और वो क्या है, पूरी वीरान पड़ी हुई हैं। क्यों वीरान पड़ी हुई हैं? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर की एंट्री वहाँ पे हो गई है। अब क्या हो गया है कि प्राइवेट प्लेयर बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं, किसको, किसानों को, रेदर देन एमएसपी से अच्छा पैसा दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में नहीं दे रहे हैं। एक और रीज़न है जिससे कि एपीएमसी में लोग नहीं जा रहे हैं, तो एक है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। लोगों के पास उतनी उत्पादन ही नहीं है कि वो लेके जाएं कि अपनी क्या कर पाएँ, वहाँ पे बेच पाएँ। जैसे लोगों के पास 100 किलो हुआ है किसी आदमी के पास, तो वो 100 किलो लेके जाएगा तो उसका किराया ही बहुत दूर का है, तो किराया ही लग जाएगा, तो उसका निकाली क्या होगी, राइट? उसका प्रॉफिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वही कहता है कि ठीक है, 1 रुपये कम दे रहे हैं ना, मैं प्राइवेट प्लेयर को, जो साहूकार है, मिडिल मैन है, मैं उसी को बेच देता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। ऑलराइट, एपीएमसी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है, स्टेट लेवल मार्केट मंडीज, स्टेट लेवल रेगुलेटेड मार्केट वेयर फार्मर्स मस्ट सेल प्रोड्यूस थ्रू लाइसेंस ट्रेडर। इसमें क्या होते हैं, लाइसेंस ट्रेडर्स होते हैं और लाइसेंस ट्रेडर्स को ही बेचने की बात होती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्रिएट्स मोनोपोली ऑफ मिडिल मैन। इसमें मिडिल मैन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें कमीशन एजेंट हो गए हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, न्यूज़ में बहुत आता है, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, कि जो प्याज की खेती है, तो नासिक में अगर हम नासिक से कुछ न्यूज़ निकल के आती है कि मैं लेके गया कितने रुपए, मैं लेके गया 1000 किलो मैं क्या लेके गया, ऑनियन लेके गया, और मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए मिले, 536 रुपये मिले। उसकी रिसीट भी होती है कि कितने रुपए किलो दे रहे हैं, हम 1 रुपये किलो दे रहे हैं, 1 रुपये किलो खरीद रहा है, ठीक है, 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो। फिर उसमें लिखा रहता है ढुलाई, मतलब कि कितना ट्रैक्टर का रेंट या फिर कुछ का रेंट कितना हुआ, मान लीजिए 200 रुपये। फिर कहते हैं कि लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट इसमें जोड़ लेते हैं 300 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि इनकी जो कॉस्ट निकल के आती है काफ़ी कम निकल के आती है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो मोनोपोली क्रिएट कर चुके हैं कौन, मिडिल मैन। ठीक है, बहुत सारे लिवाइस हैं इसमें, बहुत सारे, कोई फार्मर और कंज्यूमर का लिंक नहीं मिल पाता है, यानी कि कोई मार्केट में लिंक नहीं मिल पाता है। मान लीजिए एक कोई किसान है, वो खेती करेगा कि मार्केटिंग करेगा, बेचेगा। फॉर एग्जांपल कहीं मार्केट लग रहा है, ठीक है, मार्केट लग रहा है, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में बैठा रहेगा दिन भर। जैसे आजकल तो बाज़ार लग रहे हैं, तो बाज़ार में क्या बैठे रहते हैं, नहीं ना, वो बैठा नहीं रहेगा, उसके पास और भी खेती के काम है। ठीक है, फिर मॉडल एपीएमसी एक्ट आया था 2003 में, जिसमें बात की थी कि डायरेक्ट परचेज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, प्राइवेट मार्केटर्स पे आएंगे, प्राइवेट मार्केट्स में भी बेच देंगे। बट बहुत सारे स्टेट्स क्या होते हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो जो किसानों का हित है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर ई नाम आया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल बने, जिसमें क्या था कि आप कहीं से भी कहीं से इंटीग्रेट हो सकते हैं और सारे एपीएमसी एक दूसरे से इंटीग्रेट होंगे, जिसमें क्या होगा कि प्राइस डिस्कवरी में आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। यानी कि अगर आप यूपी में हैं, आप चाहते हैं कि मैं राजस्थान में जाके अपना बेचूं सामान, जो भी मेरी फसल है मैं उसको राजस्थान में जाके बेचूं, राजस्थान के मंडी में ले जाके बेचूं, तो क्या करेंगे आप, यहाँ से प्राइस दोनों का कंपेयर करेंगे, किस पे, ई नाम पे। ठीक है, तो ये क्या था, ई नाम का कॉन्सेप्ट था नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट का। ऑलराइट, ओके। फिर आया फार्म लॉज 2020 में, जो 3 किसान कानून आए थे, उसमें कौन कौन से थे, सरकार ने इसको वापस ले लिया, जिसमें कौन थे, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें क्या था, अलाउ ट्रेड आउटसाइड एपीएमसी मंडीज। आप एपीएमसी मंडी से भी अलावा आप जाके क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। कौन सा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, यानी कि अपने स्टेट के अंदर भी और अपने स्टेट के बाहर भी। ठीक है, दूसरा एक्ट कौन सा था, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, जिसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई थी कि लोग आपसे, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे कि हाँ ये डील है, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे होगा। फिर इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसमें क्या था, रिमूव सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, ऑनियन, पोटैटोज फ्रॉम ईसीए स्टॉक लिमिट। ये अभी क्या है, इनकी स्टॉक लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा इतना नहीं कर पाएंगे, होर्डिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है कि ये एक्ट लाने के बाद क्या था कि इसको हम होर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तीनों किसान कानून क्या थे, नवंबर 2021 में रिपील कर लिए, प्रोटेस्ट वगैरह किसानों की तरफ से काफ़ी हुए थे। ठीक है, कुछ लैंड रिफॉर्म्स देखते हैं। लैंड रिफॉर्म्स क्या था कि जमींदारी का अवोल्यूशन हुआ, कब हुआ, एबॉलिश्ड इंटरमीडियरीज बिटवीन स्टेट एंड फार्मर, किसान और स्टेट के बीच में जो भी इंटरमीडिएट्स थे उनको ख़त्म किया गया, बिचौलियों को ख़त्म कर दिया गया। कैसे? यूपी स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट, यूपी पहला राज्य बना था किसको, जमींदारी को ख़त्म करने में। टेनेंसी रिफॉर्म, जिसमें बात की गई थी कि रेगुलेटेड रेंट, गिव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, राइट ऑफ ओनरशिप टू टीनेंट्स। इसमें बात की गई थी कि जो बोते हैं खेत, वो खेत किसी और का है और उस पर बोता कोई और है, रह टीनेंट है, वो किराएदार है। ठीक है, तो उसके भी ओनरशिप की बात उसमें की गई थी। लैंड सीलिंग, इसमें क्या था कि मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई कि आप इस एरिया में क्या कर सकते हैं, 20 एकड़ से ज़्यादा आप लैंड होल्ड नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लैंड सीलिंग। बाकी जो आपके पास अगर ज़्यादा लैंड बच जाती है तो आप क्या करेंगे, लैंडलेस को दे दिया गया था। लेकिन क्या था, इसमें भी लोग अपने परिवारों के नाम, अपने किसी ड्राइवर का नाम, किसी नौकर का नाम, इसके नाम पे ज़मीनें करा दी थी, जिससे कि क्या हो पाए, लैंड सीलिंग ना लग पाए। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिसमें बात थी कि जो छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे लैंड पार्सल्स हैं, उनको क्या करना था, एक बड़े किसान को दे देना था, जिससे क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छी फार्मिंग होगी। यानी कि छोटे छोटे प्लॉट हैं, अब इनमें ना ये फार्मिंग कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं। इनके बगल में एक बहुत बड़ा किसान है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि यार तुम तीनों ना मुझे दे दो, तो मेरा क्या होगा कि फार्म ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब बड़ा हो जाएगा तो यार मेरे फ़ायदा हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो ये बात हुई। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिसमें पीडीएफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, खाना क्या, अनाज प्रोवाइड किया जाता है 5 किलो एक इंसान को प्रोवाइड किया जाता है हर महीने। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के द्वारा, और ये PYQ है 2019 का, जिसमें क्या है, कवरेज को कितनी है, 75% रूरल लोगों को और 50% अर्बन लोगों को, जिसमें क्या बात की गई है कि हम किससे खाना फूड प्रोवाइड कराएंगे, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से। कौन कौन लोग इंटाइटलमेंट क्या है, 5 किलो पर पर्सन पर मंथ ऑफ राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा अनाज सब्सिडाइज प्राइस पे मिलेगा, यानी कि 2 रुपये 3 रुपये। लेकिन अब क्या हो गया है, ये फ्री हो गया है। ठीक है, कैटेगरी क्या है, कैटेगरीज प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, फिर अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें 35 किलो पर फैमिली, राइट, ये किसके हैं, BPL परिवार को। ठीक है, वुमेन को फोकस किया गया है कि जो राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड का मालिक कौन होगा, वो होगी वुमेन होगी। ठीक है, तो ये PYQ है 2019 का भी। न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसमें स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, मिड डे मील की बात की गई थी, ICDS की बात की गई थी। तो इसमें किसमें किया गया है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। ऑलराइट, फिर बात करते हैं PM गरीब कल्याण योजना, जिसमें ये बात हुई थी कि कोविड में क्या हुआ था कि अनाज इनको प्रोवाइड कराना है, लोगों को प्रोवाइड कराना है, तो अब इसी को मर्ज कर दिया गया है किससे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से 2024 में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि 5 किलो अनाज हम फ्री में आपको देंगे। ठीक है, ओके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूनिवर्सल PDS है, कब, 1997 से पहले था, जिसमें क्या था कि ऑल हाउस होल्ड गॉट राशंस एट यूनिफॉर्म प्राइस, एक ही प्राइस पे क्या होगा, सभी हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, राशन मिलेगा। टारगेटेड PDS कब हुआ, 1997 के बाद, जिसमें क्या था, BPL परिवार के लोग, APL परिवार के लोग, तो BPL परिवार के लोग सस्ते में अनाज लेंगे, राइट, और APL परिवार के लोग थोड़े से हायर प्राइस पे परिवार लेंगे। किसकी गवर्नमेंट ने किया था, तो देवगौड़ा साहब की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था, राइट। 2013 के बाद प्राइमरी हाउस होल्ड, फिर अंत्योदय अन्न योजना, राइट बेस्ड एट 1 to 3 रुपीज़ प्राइसिंग, 1 नेशन 1 कार्ड की बात हुई है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जिसमें कि आप एक बार राशन कार्ड बनवा लीजिए, और आप कहीं और रहते हैं, किसी और ज़िले में रहते हैं, किसी और स्टेट में रहते हैं, तो आप भी वहाँ से अनाज उठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब तो आधार ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो ऑनलाइन से जाके आप आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में लॉन्च हुआ था, जिसका मकसद क्या था कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स मिलियन थ्रू एरिया एक्सपेंशन, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट फैसिलिटी इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव दैट फॉल्स अंडर नाबार्ड बैंकिंग सेक्टर। ये 2016 का सवाल है, जिसमें ये पूछा गया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो काम क्या है उसका, कि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है,
कौन कौन सा? राइस का, व्हीट का, पल्सेस का और कोर्स ग्रेन्स का। कैसे? हम एरिया एक्सपेंड करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, राइट। और क्या यूज़ करेंगे? हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको बढ़ाएंगे। तो ये क्या था? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। नोडल एजेंसी फॉर प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। एफसीआई का काम क्या है? पहले तो प्रोक्योर करती है किसानों से, मंडी से, स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है, किसी दूसरे स्टेट में लेके जाना, और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है फूड ग्रेन्स। किसको? किसको? जो गांव में कौन होते हैं? कोटेदार होते हैं, कोटा का सामान, यानी कि जो सरकारी राशन मिलता है उनको भी ये क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट। इसका काम क्या है? कि बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना है कि कभी कमी ना हो, ऑलराइट। जिससे बफर स्टॉक मेंटेन करके रखेगा, एफसीआई मेंटेन करके रखता है, तो क्या होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, यानी कि मार्केट में कोई डिमांड जो होती है, जो मार्केट में डिमांड होती है वो फ्लक्चुएट भी नहीं होती है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट सिर्फ मेनली किसका होता है? राइस और व्हीट का होता है। किस प्राइस पे? एमएसपी प्राइस पे, ऑलराइट, ओके। कुछ एग्रीकल्चर की स्कीम्स देखते हैं जिसमें हम बात करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में शुरू की गई थी, जिसमें आपको हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे, तीन इंस्टॉलमेंट में सभी किसान परिवारों को। और ये क्या है? डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। इसमें आपको क्या करना है? आपको जाकर तहसील में आपको रजिस्टर कराना होता है। फिर क्या होता है कि वहाँ से आप इंश्योर हो जाएंगे, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, अकाउंट डिटेल्स ऐड हो जाएंगी, तो आपको वहाँ से पैसे सरकार आपको भेजती रहेगी। 3 इंस्टॉलमेंट आता है, 6,000 रुपये। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्या है? 2016 में स्कीम शुरू हुई थी। ये क्रॉप इंश्योरेंस है, जिसमें आपको 2% खरीफ फसल का प्रीमियम भरना होता है, 1.5% रबी का और 5% कॉमर्शियल का भरना होता है, ठीक है। ये जो है ये नेशनल एग्रीकल्चर जो भी स्कीम हुई थी, क्या बोलते हैं, फसल बीमा योजना थी, इंश्योरेंस था, उसको क्या किया? इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कि अगर कोई अभी अगर आपकी जो क्रॉप है, आपने उसका इंश्योरेंस ले रखा है, अगर वो ख़राब हो जाती है क्रॉप, तो सरकार आपको फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन बशर्ते ये होता है कि आपको बस 2% प्रीमियम भरना होता है, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में ये शुरू हुआ था, जिसमें बात की थी कि आप अपने खेत की मिट्टी को ले जाइए, और उससे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे होता है कि आप जाके मिट्टी ले जाइए, वो सॉइल को टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि आपकी मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है और क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करिए आप, राइट, और कौन सा फर्टिलाइज़र ना यूज़ करिए आप, ठीक है। तो ये काम था किसका? सॉइल हेल्थ कार्ड का। पीएम कुसुम, जिसमें बात की गई थी किसकी? 2019 में शुरू किया गया। इसमें क्या था? सोलर पंप फार्मर्स को प्रोवाइड कराना था, जिसमें सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पंप्स, सोलर पावर प्लांट्स ऑन द बैरन लैंड, राइट। सोलर पावर प्लांट्स के जो सोलर से चलेंगे, क्या पंप चलेंगे, एंड ट्यूबवेल जो होते हैं वो चलेंगे, राइट। तो इसकी बात की गई थी पीएम कुसुम से। किसान रेल स्टार्ट की गई थी, जिसमें क्या था? फर्स्ट ट्रेन दलवली महाराष्ट्र से दानापुर चली थी। कोल्ड स्टोरेज फॉर पेरिशेबल, फॉर एग्जांपल जैसे यूपी के, बिहार में जो फार्मर हैं, जो ज़ायद क्रॉप्स होती है, जिसमें क्या होती हैं कि वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, तो वो बिहार के मार्केट में तो होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो सरप्लस हो जाती हैं, तो उनको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करके ले जाना होता है, कहाँ पे? दूसरे स्टेट में। तो सरकार ने ये कहा कि हम एक ऐसी ट्रेन चलाएंगे जिसमें रेफ्रिजरेटर होगा। तो ये होगा कि बिहार में अगर कोई सामान लोड होता है, कोई फसल लोड होती है, कोई सब्जियाँ वगैरह लोड होती है, फ्रूट वेजिटेबल्स कोई लोड होता है, तो वो क्या होगा कि वो ख़राब नहीं होगा, 2-4 दिन तक, 4-5-10 दिन तक ख़राब नहीं होगा। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को दूसरे स्टेट में भी क्या मिल जाएगा? एक्सेस मिल जाएगा सब्जियों का, वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का, ठीक है। तो ये है किसान रेल का फ़ायदा। ई नैम की अभी हमने बात की थी, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, 1000+ मंडी को इंटीग्रेट कर देना है, जिसमें क्या था कि प्राइसिंग आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगी कि इस स्टेट में कितनी प्राइसिंग है, इस मंडी में कितनी प्राइसिंग है, इस स्टेट में कितनी प्राइसिंग है, ठीक है। फिर बात किए थे माइक्रो इरिगेशन फंड की, 2019 में शुरू हुआ था। ₹5,000 करोड़ अंडर नाबार्ड प्रोमोट्स ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात इसमें की गई थी कि ये कौन करता है? ये नाबार्ड करेगा, ठीक है, ओके। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हुई थी, जिसमें क्या था कि माइग्रेंट्स कैन एक्सेस पीडीएस एनीवेयर इन इंडिया। कोई बिहार का माइग्रेंट है, दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में जाके राशन कार्ड ले जाके आप यहाँ से अनाज ले सकते हैं। तो ये किसका फ़ायदा होता है? वन नेशन वन राशन कार्ड की, ठीक है, ओके। कुछ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्चुअली में ये हमने देखा था
ओके तो देखते हैं कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इरीगेशन क्या है। ओनली 55% ऑफ नेट सोन एरिया इज इरीगेटेड। 55% एरिया अगर कोई बुआई होती है तो सिर्फ 55% एरिया ही क्या होता है, इरीगेटेड होती है। बहुत सबसे ज़्यादा सोर्स हम इरीगेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ट्यूबवेल यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल कहाँ पे, बहुत ज़्यादा ये डोमिनेंट है किसमें, यूपी में। कैनाल्स का भी यूज़ करते हैं, नहरों का भी यूज़ करते हैं और टैंक्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। कोल्ड चेन्स की बात करें तो इंडिया लूजेज 90,000 करोड़ वर्थ ऑफ फूड एनुअली ड्यू टू पुअर कोल्ड चेन। हमारे पास कोल्ड फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पूरे एक साल में अगर हम बात करें तो 90,000 करोड़ का खाना हम बर्बाद कर देते हैं। जिसमें क्या होता है, आपने अगर देखा हो तो बहुत सारे ऐसे अनाज होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे आलू हुआ, प्याज हुआ, ये कैसे हुआ, इससे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ 1 लाख करोड़ लॉन्च इन 2000। इसी चीज़ को, इसी कोल्ड चेन की, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था कि 2020 में लॉन्च किया गया था क्या, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें क्या था 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन क्या हुआ, अभी काम चल नहीं रहा। ओके। फिर वेयर हाउस की बात करते हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इशूज नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। फार्मर कैन यूज स्टोर क्रॉप्स एज कोलेटरल फॉर लोन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2000 किलो आलू है, ठीक है। अब 2000 किलो आलू को आपने क्या किया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। कोल्ड स्टोरेज में अगर आपने रख दिया तो वो रसीद देगा कि हाँ मेरे पास क्या है, 2000 किलो आलू है। अब क्या हुआ, उस रसीद को आप ले जाके कहीं पे लोन पे कर सकते हैं। आपको लोन लेना है तो आप वहाँ बैंक में दिखा के आप उससे लोन ले सकते हैं। उस रसीद को आप ट्रेड भी कर सकते हैं, उस रसीद से आप ट्रेड भी कर सकते हैं कि हाँ देखो मेरे पास 2000 रुपये किलो आलू है, कौन कितना रुपए देगा। ठीक है। तो उस पर बोली भी लग सकती है, ऑक्शनिंग भी हो सकती है। तो क्या होगा कि कोई कहेगा कि 10 रुपये, कोई कहेगा 12 रुपये, कोई कहेगा 13 रुपये, कोई कहेगा 15 रुपये। 15 रुपये से अधिक कोई नहीं देगा तो क्या होगा कि 15 रुपये पर वो डील डन हो जाएगी और जो वेयर हाउस की रसीद है वो उसको दे देगा और 15 रुपये का दाम ले लेगा। और वो जो पैसे लिया है, जिसको रसीद मिली है, फिर से जो रिसीट मिली है, वो जाके वहाँ से कोल्ड स्टोरेज से सामान उठा सकता है। ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ किसका, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट का। ऑलराइट। ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो परंपरागत कृषि विकास योजना, ये स्कीम्स है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रमोटेड इन आंध्र प्रदेश। सिक्किम, सिक्किम क्या है, फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है, जिसमें क्या है, सिक्किम यूज़ नहीं करता है फर्टिलाइजर्स का। ऑलराइट। ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन की बात करें तो वो किस में आता है, तो वो आ जाएगा ग्रीन रिवोल्यूशन में। मिल्क प्रोडक्शन किस में आ जाएगा, वाइट रिवोल्यूशन में। फिशरीज किस में आ जाएंगी, ब्लू रिवोल्यूशन में। और फर्टिलाइजर्स किस में आ जाएंगे, ग्रे रिवोल्यूशन में। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। राइट, वाइट इज नॉट वर्किंग, स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम। ओके। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ऑलराइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ एमएसपी टू वेरियस क्रॉप्स। एमएसपी को लेके कौन जो कमीशन है वो देखता है, तो ये देखता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑफ कॉस्ट एंड प्राइसेस। ऑलराइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का ये कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बिल्कुल था। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बिल्कुल था। क्रेडिट फैसिलिटी की इसमें बात नहीं की गई थी, जिसमें आपको लोन दिया जाएगा। पॉपुलराइजिंग न्यूली रिलीज्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, तो ये बात सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम 4 जुलाई 2018 एमएसपी ड्यूरिंग 2018-19 फॉर पैडी पर क्विंटल इज। राइट। तो उस टाइम का डेटा है, तो 1750 रुपये क्या था, एक क्विंटल का दाम था 100 किलो। ऑलराइट। फिर बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एनएफएसए। इट विल कवर अप टू 75% रूरल एंड 40% ऑफ अर्बन, शुड बी 50%। ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। द स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें किसकी बात की गई थी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात की गई थी, वुमेन और चिल्ड्रन की भी। जो एल्डेस्ट वुमेन होगी परिवार में 18 साल से ऊपर की, वो क्या होगी, हाउस होल्ड की क्या होगी, मुखिया होगी। तो ये भी बात सही है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट किसान रेल ऑफ इंडिया
स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन 8 अगस्त 2020 बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेशन, कौन से दो स्टेशन के बीच में किसान रेल पहली चली थी? तो पहली चली थी देवलाली महाराष्ट्र में और दानापुर बिहार में। ये जो ट्रेन है ये चली थी किसान रेल। ऑलराइट, तो ये रहा आज का छोटा सा लेक्चर। छोटा सा क्या, ठीक ठाक हो गया, हाँ आधे घंटे 35 मिनट, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स रहे ऊपर से ही लिए गए हैं, प्लीज़ आपको इनको रेफ़र करिए। और जो पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके ले सकते हैं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी। वो मर्ज पीडीएफ है जिसमें पूरा सब्जेक्ट कवर है। फिर हम बात कर रहे हैं, ये आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और भी सब्जेक्ट्स। और पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम और भी सारी चीज़ें देखेंगे, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी बात करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।